बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ या लिमिटिंग इक्वेशन जो हम पढ़ रहे थे वो उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 2 हम आज स्टार्ट करेंगे। तो डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ एक ऐसी इक्वेशन है जो डिवाई और हकल ने ड्राइव की थी, जो कि हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होती है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो है उससे डेविएट शो करते हैं, उनके रिजल्ट्स जो है उस इक्वेशन को टैली या मैच नहीं करते। तो यहां तक हमने कर लिया था। माइनस लॉग गैमा आई इक्वल टू ए डैश जेड आई स्केयर सिग्मा सी आई जेड आई स्केयर का स्केयर रूट और नीचे डी टी का पावर 3/2। यहां तक हमने क्वेश्चन को कर लिया था। इसको यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। एज वी नो दैट म्यू म्यू क्या था, हमने सेकंड लेक्चर जो पढ़ा था आयनिक स्ट्रेंथ। तो आयनिक स्ट्रेंथ होती है हाफ सिग्मा सी आई जेड आई स्केयर। तो यहां से ये 2 उधर ले जाएं तो 2 म्यू इज इक्वल टू सिग्मा सी आई जेड आई स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा सी आई जेड आई स्केयर की जगह हम 2 म्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। 1/2 पहले से ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। उसके बाद ये 2 का स्केयर रूट हम बाहर लिख लें। 2 का स्केयर रूट बाहर लिखेंगे तो वो ए डैश से मल्टीप्लाई होगा। ए डैश ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2 का स्केयर रूट भी कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करें, नया कांस्टेंट आ जाएगा ए डबल डैश। तो क्या बचेगा, जेड आई स्केयर एज इट इज और म्यू का स्केयर रूट एज इट इज बच जाएगा। नीचे वाले को हमने छेड़ा भी नहीं है, वैसे का वैसा ही है। उसके बाद इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम किसी सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, उसके अंदर सॉल्वेंट हमें पता होगा, उसका टेम्परेचर भी हमें पता होगा। अगर सॉल्वेंट पता है तो उसका डेफिनेट वैल्यू होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और टेम्परेचर की जो है वैल्यूज क्या होगी, डेफिनेट वैल्यूज होंगी। ये तो मतलब डेफिनेट वैल्यूज होंगी। तो उसकी वैल्यूज को भी अगर हम पुट कर दें, तो इसको पुट करें, इसको पुट करें, उसका फिर 3/2 पावर लें और उसको फिर ए डबल डैश से के साथ उसको डिवाइड कर दें, तो फिर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। उसको हमने ए कह दिया है। तो ये सारे कांस्टेंट्स के साथ हम उसको कांस्टेंट की वैल्यूज को हम जो है वो पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आता जाएगा। यहाँ पे ए है, इक्वेशन जो है हमारी रिड्यूस होती जाएगी। उसके बाद कहता है ये ए की वैल्यू क्या है, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट्स। एन की वैल्यू जो हमने पहले ए डैश लिया था, आपको याद करो, उसमें एन भी था, उसमें पाई भी था, उसमें ई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी था। तो वो तमाम कांस्टेंट्स जो उस क्वेश्चन में मौजूद थे वो भी, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाला भी, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेम्परेचर सब कुछ पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.509 जेड आई स्केयर म्यू का स्केयर रूट। ये बात आपने याद रखनी है। फाइनल क्वेश्चन हमारे पास आ गई है। लेकिन गैमा आई फॉर इंडिविजुअल आयन कैन बी कैलकुलेटेड। इंडिविजुअल आयन की जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है जो वो फाइंड नहीं किया जा सकता आसानी के साथ, इसलिए हम जो है मीन आयनिक एक्टिविटी लेते हैं। उसके जो मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट लेते हैं हम, तो उसके लिए क्या होगा, ये माइनस इधर लिखने अगर तो माइनस लॉग ऑफ गैमा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू वैसे ही रहेगी, जेड आई की स्केयर की जगह हो जाएगा जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव, यानी कि बोथ आयंस आर टू बी कंसिडर्ड हियर, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव आयन की वैलेंसी जेड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वैलेंसी जेड नेगेटिव। तो ये जेड आई स्केयर था, दोनों को स्प्लिट करके हमने लिख सकते हैं। ये आगे इसके और मजीद स्टेप्स थे, उसको हमने रिड्यूस करके डायरेक्ट स्टेप पे आ गए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन ऑलरेडी काफी लेंथी हो चुकी है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ इक्वेशन। इसको लिमिटिंग लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड सॉल्यूशंस पे अप्लाई होता है। कौन से, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसकी हमने कंसंट्रेशन पढ़ी थी 0.01 मोलल या उससे भी कम कंसंट्रेशन हो, तो उस पर ये इक्वेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इस इक्वेशन को फॉलो करेंगी या ओबे करेंगी। ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाए तो ये उसको फॉलो नहीं करेगी। उसके बाद कहते हैं डेविएशन कब इस क्वेश्चन से सॉल्यूशन शो करेंगे, तब शो करेंगे जब म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा करते जाएंगे। म्यू क्या था, आयनिक स्ट्रेंथ। तो आयनिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी, जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाए और साथ उसकी वैलेंसी भी ज्यादा होती जाए। तो Z पॉजिटिव ज्यादा कर दें, यानी कि कैल्शियम +2 एल्यूमिनियम +3, जितना वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बढ़ती जाएगी उतना डेविएशन भी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि वैलेंसी के बढ़ने से आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आयनिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, एक्टिविटी कोफिशिएंट मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो कम होता जाएगा। तो ये डेविएशन शो करेगी। नेचर, केमिकल नेचर ऑफ आयन पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि वैलेंसी के चेंज होने से, बढ़ने से आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन के ज्यादा होने से भी आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से ग्राफ हम बनाते होते हैं। माइनस लो गैमा पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू दिस इज द ग्राफ, दिस इज द इक्वेशन।
ऑफ लिमिटिंग ला इक्वेशन, इसको हम y ले लेंगे, इसको m स्लोप आ जाएगी ये, और ये म्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, x है, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स होंगी। अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है तो z पॉजिटिव आ जाएगा, z नेगेटिव 1 into 1 आ जाएगा, क्योंकि उसका हमने चार्ज मैग्नीट्यूड लेना है। z पॉजिटिव की वैलेंसी 1, z नेगेटिव की वैलेंसी -1, लेकिन 1 लेंगे हम, 1 into 1, तो ये एक फिक्स वैल्यू है, ये वेरिएबल है, तो ये 0.509 इंटू दिस, ये स्लोप आ जाएगी, और ये म्यू हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, ये एक्स एक्सिस पे वेरिएबल आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, जितनी म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी ही जो नेगेटिव लोग गैमा पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू भी ज्यादा होगी। नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये है कि इसकी जो गैमा पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू जो है वो कम होगी, ये बात याद रखनी है, ये बड़ी, क्योंकि माइनस में जब वैल्यू आती है इसका मतलब है उन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप होगा, दोनों वेरिएबल्स का, यानी कि म्यू का इस गैमा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, इनवर्स। लेकिन अगर हम नेगेटिव वैल्यूज के साथ ही ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हमारे पास डायरेक्ट आएगा। देखिए इसको, ग्राफ को कैसे देख सकते हैं आप, वैसे नॉर्मली ग्राफ हम इस कोऑर्डिनेट में बनाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ y वाला वेरिएबल नेगेटिव वैल्यू में है तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है y एक्सिस की, और ये नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो अगर नेगेटिव वैल्यू में जाके ये ग्राफ बनाएं, x एक्सिस पे हम म्यू ले लें और y एक्सिस पे log ऑफ गैमा पॉजिटिव नेगेटिव ले लें, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका क्या मतलब है, जितना म्यू ज्यादा करते जाएंगे उतना नेगेटिव वैल्यू ऑफ गैमा पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ती जाएगी। नेगेटिव को जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू उसका मतलब है कम होती जाएगी। ये आपने मफहूम याद रखना है कि जितना आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा उतनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा, लेकिन अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू में जाके देखेंगे तो गैमा की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कम हो रही होगी, क्योंकि गैमा जो एक्चुअली ये म्यू जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव, गैमा पॉजिटिव नेगेटिव का जो आयनिक स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है, इनवर्स होता है। जितनी आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा उतना ही आयंस जो है वो ज्यादा करीब होंगे, आयनिक थिकनेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उसका चार्ज भी अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे, तो उनके जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है उनका वो कम हो जाएगा। ये हम पहले भी एक्टिविटी कोफिशिएंट वाले चैप्टर में भी तफसील से टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसका आप इधर बनाने की बजाय हम यहाँ बना सकते हैं इजीली, बस इसको अंडरस्टैंडिंग आपने रखनी है कि जब किसी ग्राफ में एक नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो y इज इक्वल टू, अगर वैसे आपने ये भी पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू -n(m)x भी इसको लिख सकते हैं कि x का और y के साथ जब स्लोप नेगेटिव हो, इसका मतलब इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको इस कोऑर्डिनेट में बनाया है, तो इसलिए ये हमारे पास, आपने ये ग्राफ सिंपल याद रखना है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 किस्म के साल्ट्स हों तो उसके क्या ग्राफ बनेगा। यहाँ देखिए हमारे पास 3 किस्म के साल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। इनकी अगर इसका एक्वा सोल्यूशन है, इसका भी एक्वा सोल्यूशन है, इसका भी एक्वा सोल्यूशन है, उसके ग्राफ से आप देखें कि हमने एक्स एक्सिस पे म्यू ले लिया और वाई एक्सिस नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस पे हमने लॉग ऑफ गामा पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया। आप बताएं अब यहाँ पे इसकी स्लोप के बारे में क्या ख्याल है। स्लोप हम निकालते हैं 0.509 इंटू जेड पॉजिटिव इंटू जेड नेगेटिव। जेड पॉजिटिव यहाँ कितना है 1 और जेड नेगेटिव भी कितना है 1, तो 1 into 1 यही आंसर आ जाएगा। तो स्लोप इसकी ये आई। अब जब हम ये वाला साइड लेंगे तो इसका जेड पॉजिटिव 2 है और जेड नेगेटिव 1 है, तो 2 into 1 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो स्लोप ज्यादा हो गई। यहाँ पे 3 टाइम्स, क्योंकि इसकी वैलेंसी एल्यूमिनियम की +3 होती है, तो इसका वैलेंसी 3 आ गई, इसका 1, तो इसकी स्लोप और ज्यादा हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब है इस एक्स एक्सिस से ये ग्राफ सबसे करीब है, क्योंकि इसकी आयनिक स्ट्रेंथ भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसकी वैलेंस जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव कम है। ये बात याद रखनी है आपने। उसके बाद ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये किसके लिए होगा? ये 1 इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ये 2 इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और ये वाली कर्व किसके लिए है? 3 इलेक्ट्रोलाइट। क्या बात इससे समझ आई आपको कि जितना Z पॉजिटिव या Z नेगेटिव बढ़ता जाएगा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन बढ़ती जाएगी। इसी वजह से स्लोप बढ़ने का मतलब इस एक्स एक्सिस से वो कर्व जो है वो या वो स्ट्रेट लाइन अवे होती जाएगी। जितना करीब है वो 1 वाला होगा, क्योंकि इसकी स्लोप कम है। 2 वाला उससे भी ज्यादा दूर हो जाएगा। 2 वाला अगर लेते हैं वो उससे भी ज्यादा दूर हो जाएगा। 3 वाला उससे दूर। अगर 3 वाला कोई साल्ट है तो उसकी स्लोप जो है और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप 3 into 3 यहाँ पे लिखेंगे, या 3 into 2 वाला साल्ट है, तो इसका मतलब है जितना ज्यादा जो
सोल्यूशन है कंसंट्रेटेड होता जाए या उसकी वैलेंसी ज़्यादा करते जाए, अब जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव ज़्यादा होता जाए तो वो डेविएशन भी ज़्यादा शो करेगा और उसकी स्लोप भी ज़्यादा होती जाएगी। तो ये था हमारा कंसेप्ट सारा जो हमने पढ़ा, डिबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पार्ट 1 भी हमने किया, पार्ट 2 भी किया। अगर पार्ट 1 आपने नहीं सुना तो पार्ट 2 आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए जो है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है क्योंकि लेंथी टॉपिक है। और इसकी वेरिफिकेशन देखें, ग्राफ को अंडरस्टैंड करें। ग्राफ आपने चूंकि पहले सेमेस्टर्स में इतने ज़्यादा पढ़ लिए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस रीजन में तो ग्राफ पढ़ते आए हैं, इस रीजन में क्यों गया है क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में चले गई है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन यहाँ लग रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के साथ हम कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव वाली के साथ करेंगे तो ये ग्राफ जो है वो आपने आर्हीनियस इक्वेशन में ग्राफ पढ़ा था, जब नेगेटिव स्लोप होती है तो इस तरह होती है दो वेरिएबल के दरमियान। यहाँ पे आपको याद है रेट कांस्टेंट k था और यहाँ पे 1/t था। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अदरवाइज ये मुश्किल लगेगा आपको। अल्लाह हाफिज़।